Hello viewers, in Aapki Awaaz, in my another podcast, as I always promise, we'll have some eminent personalities all across the world. So today we have right now here Asma Hussain ma'am, जो कि तारुफ की मोहताज नहीं है. इनका फैशन इंडस्ट्री में एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है. मैम से हम रूबरू होते हैं. मैम वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू, शुक्रिया. मैम आपका फैशन इंडस्ट्री में कब और कैसे इंटरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? सिंस चाइल्डहुड की आपका जो जर्नी है वो आप बताएं, एंड डिजाइनिंग्स का एंड ब्रांडेड एंड ऑल द सब कपड़ों का बताएं. शौक तो बचपन से था, बट इन आर्ट एंड क्राफ्ट, Yes, ma'am. ऑल काइंड ऑफ anything related with art was interested to me, and I used to paint a lot. Okay. और बचपन से ही कपड़े बनाने का भी शौक था जी. लेकिन वो करियर में कन्वर्ट होगा ये कभी ऐसा नहीं पता था, बिकॉज माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर. तो ये इस टाइप के करियर उस जमाने में थे ही नहीं, so we had no idea कि फैशन डिजाइनिंग भी कोई करियर है. But when I went to college, then I realized that I don't want to do anything else but something related with art. तो तब मैंने अपना करियर चेंज किया और फिर हम इस करियर में आए. और तो फर्स्ट आपको जो एक राइट वो मिला डायरेक्शन वहां से. हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन? आपका कितने टाइम हो गया है यहाँ पे? मोर देन 33 इयर्स. मुझे अपना काम शुरू किए हुए 33 इयर्स हो गए. उससे पहले मैं 5 साल और काम कर रही थी, जो मैं जॉब कर रही थी दूसरे डिपार्टमेंट्स में, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में. तो मैं 87 88 से काम कर रही हूँ. आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड. और फिर हमने डिसाइड किया 93 में कि मुझे अपना काम शुरू करना है. और 94 में मैंने लॉन्च किया लखनऊ में पहला शो करके. और वो पूरे यूपी का पहला फैशन शो था जिसमें मिस इंडिया और हाँ विशाल दावर ये लोग सब आए थे बॉम्बे से. पूरी टीम बॉम्बे से आई थी. मेहर हसीन, रितु सिंह, दे वर ऑल द टॉप सुपर मॉडल्स. और लखनऊ में कभी फैशन शो नहीं हुआ था, लाइक अ प्रोफेशनल फैशन शो. तो पहला फैशन शो यूपी का मैंने किया. और फैशन को एक लोगों तक लाने में कुछ हद तक मेरा हाथ रहा उस वजह से. और फिर उसके बाद फिर जब टेक ऑफ किया तो नेचुरली लोग भी उसमें जुड़ते चले गए. और 96 में फिर मैंने अपना फुल फ्लेज्ड फैशन हाउस खोला जिसमें देवानंद साहब आए थे. उन्हीं ने इनॉग्रेट किया. और जब उन्हीं ने सामान देखा तो बहुत मुतासिर हुए. एंड ही वाज वेरी वोकल अबाउट इट. ही सेड कि आप यहाँ लखनऊ में क्यों हैं? आप को तो बॉम्बे में आना चाहिए. सो आई टोल्ड हिम कि हम उस वक्त तो मुझे इतना नहीं लगा कि वो कह रहे हैं शायद वो चीफ गेस्ट है इसलिए कह रहे हैं. लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि व्हाट ही मेंट. ही सेड दैट योर वर्क इज टू गुड. और ये चीजें जो है अगर बॉम्बे में आएंगी तो लोग आपको कंधे पे बिठा कर चलेंगे. दिस इज व्हाट हिज वर्ड्स वर. और उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा. तो जी, तो मुझे उस वक्त इतना रियलाइज नहीं हुआ. लेकिन मेरा लखनऊ में काम करने का मकसद था यहाँ के आर्टिजन्स से जुड़ना. और यहाँ के क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स को मैं काम करना चाहती थी, उसको बढ़ावा देना चाहती थी. चिकनकारी हो, चाहे गरारे हो, या जरदोजी का काम हो, मुखैश हो, फिर जो यहाँ की टेक्सटाइल्स हैं यूपी की उस पे काम करना चाहती थी. तो आई वांटेड टू बी ग्राउंडेड, टू बी क्लोज टू दीज पीपल. और ये वक्त था जब कोई भी इन चीजों की बात नहीं कर रहा था. Nobody had any idea कि हाँ चिकन होता है. तो लोग कहते थे अच्छा वो तो हम नाइट सूट की तरह पहनते हैं, लाइक कुर्ता पजामा. और एक फैशन या एक एलीट लग्जरी आइटम की तरह उसको कोई नहीं पहनता था. तो मैंने जब उस पर काम करना शुरू किया 90s में, फिर लॉन्च किया चिकन का कलेक्शन लॉन्च किया 94 में. फिर मैंने 94 में खादी का एक कलेक्शन लॉन्च किया. खादी के ऊपर चिकनकारी, फिर गरारे का, फिर ब्रोकेड्स का. तो उसके बाद धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हुई. और पिछले 30 साल में कह सकते हैं कि
अब जाके लोग जो हैं वो उन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, जी जी उनकी बात करते हैं कि हाँ हम भी हैं, और जो पिछले 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं। मगर ये अच्छी बात है, खुशी की बात है अवेयरनेस आपसे आई लोगों को अब कि थोड़ी। आई, और उसकी वजह से इस काम में इजाफा हुआ, जी यहाँ के माशाल्लाह। कारीगरों को जी काम मिला। तो मैम, ये जो ब्रोकेट का जैसे आपने बताया, इसको कॉस्टिंग क्या आती है? जैसे अगर ब्रोकेट उसके ऊपर हम वो करें अगर आरिस पे, तो कॉस्टिंग का क्या रहता है? देखिए, ब्रोकेड जो है जिसको हम लोग जरबफ्त कहते जी हैं, वो अपने आप में ही एक एक्सपेंसिव फैब्रिक है। जी पहले जमाने में तो सिर्फ नवाब और जी राजा महाराजा बिल्कुल। वही पहना करते थे। आम आदमी, इसीलिए वो आम लोगों के लिए शादियों से रिलेट हो गया जी जी कि शादी में आप अपने दुल्हन जो है उसके लिए थोड़ा स्पेंड जी करते हैं, और अच्छी से अच्छी चीज को बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो फैब्रिक एक्सपेंसिव है, अलग अलग उसमें भी रेट होते हैं, लेकिन जो प्योर दरी और उसके जी साथ जी आता है वो आपको कहीं 10,000 से 15,000 रुपए मीटर तक मिलता ओके। है मार्केट में। और मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होता हर तरह, अच्छा। हर जी जगह। जी तो वो एक एक्सपेंसिव फैब्रिक है, लेकिन वो लाइफ टाइम फैब्रिक है, जिसको आप लेते हैं, अगर आपने कुछ बनाया है तो वो आप फिर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर जी सकते हैं। वो एक तरह से आपके फैमिली हेirloom की तरह से हो जाता है, जो पीढ़ी दर जी पीढ़ी जी जाता है, और फिर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। मैम, सबसे पहला डिजाइन आपको याद है? आपने जिंदगी में पहली बार क्या डिजाइन किया था, और उसको क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? द फर्स्ट। अ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अगर कहेंगे तो शायद मैं 6-7 साल की थी जब मैंने डिजाइन किया था। ओके। Because I have been stitching and designing my clothes from a very young time. यू And एम्बिशियस सिंस। no, it was not my work related. जी, It was just for me जस्ट फॉर योरसेल्फ। and for my friends and for so जहाँ जब मुझे अवेयरनेस हुई अपनी जिंदगी में जी एक लेवल पे, तो मुझे मेरी मदर हम लोग के कपड़े बनाया जी करती जी थी। जी और वो हमेशा वो कहती थी कि आज अभी ये फैशन है, नया है, एंड लेट्स मेक दिस। अब किसे ईद आ रही है तो ये फैशन में है, तो हम लोग जी बच्चों के लिए ये बनाएंगे। तो वो शायद घर का माहौल ऐसा था कि हम लोग उसको देखते देखते बड़े हुए, और मुझे वो अपनी मदर की वजह से सिलाई करना जो है वो बहुत जल्दी सीख आ गया। ओके। मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी मदर बताती हैं कि मैं 6 साल की या 7 साल की थी जब मैं मशीन पे बैठ के जी सिला करती थी। जी जी और जो मुझे कॉन्शियसली याद है, तो मुझे याद है कि मैं क्लास 5 में थी, और ओके। मैंने अपने लिए एक समर स्प्रिंग आ रहा था, तो रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप की बहुत ही सारी अमेजिंग। लेयर्स वाली जी स्कर्ट बनाई थी एंड अ ब्लाउज। और उसके बाद जब मैंने उसको पहना वहां पे, उस वक्त माय फादर वाज पोस्टेड इन गोरखपुर, और वहां पे एक एयरफोर्स या स्टेशन है, तो ओके। उनका एक एनुअल फंक्शन होता है जिसमें सारे वो फाइटर जेट्स जो है डिस्प्ले होते हैं। So that is a grand program, and I went wearing that, and everybody wanted to know where I've got that dress from. और उसके बाद मुझे याद है कि मेरे नेबर्स, सारी आंटीज जो थी वो जी सब कपड़े ले लेके आई, और उन्होंने कहा मेरी बेटी का भी बना दो, मेरी बेटी का भी बना दो। जी तो जी ऐसे करते हुए वो शुरुआत हुई, लेकिन वो कभी कमर्शियल नहीं थी। ओके। That was only my hobby, and my mother always discouraged कि टाइम वेस्ट ना करो, पढ़ाई में करना है, और पढ़ना है, और कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं। So we were, she was very लाइक एवरी focused. वुमन, लाइक एवरी मदर डज। Yeah, I don't think every mother is as ambitious as my mother was. She was very, very एक्सेप्शनल। exceptionally ambitious for us, या for me and my sister especially. और हमेशा वो कहती थी कि ये मत समझना कि तुम लोग लड़कियां हो और तुम्हारी शादी हो जाएगी, और ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो पहले तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होना है, अपना करियर बनाना है, और उसके बाद जी शादी की बातें होंगी। सो आई थिंक हर अपब्रिंगिंग उन्होंने जैसे हम लोगों के दिमाग में वो चीजें डाली, बिल्कुल। वो हमेशा से पड़ी रही। तो ये तो डेफिनेट था कि किसी जी अच्छे करियर में जाना है। मैम, अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इन द अर्ली लाइफ आपकी फैमिली में और कौन सी चीज़ जिसने आपको एक डिज़ाइनर, मतलब ये तो आपने मदर से आपको वो हुआ,
उसके बाद सर मैम नए कलेक्शन जो शुरुआत कहाँ से होती है और आपको नए डिजाइन और पैटर्न्स की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिलती है? So, न्यू पैटर्न्स, न्यू yeah, डिजाइन। after my college and जब मैंने काम शुरू किया तो काम शुरू करने से पहले ही मुझे एक बचपन से ये रहता था कि हम लोग ये बात सुनते आ रहे हैं कि लखनऊ की तहजीब, लखनऊ की डायनेस्टी और जी। सारी दुनिया में मशहूर थी, और यहाँ के कपड़े, यहाँ के हाथ का काम, और जो हम लोगों ने अपने बचपन में देखा थोड़ा बहुत के नानी के या खालाओं के या दादी, अपने जी। दादी के कपड़े जो खराब हो गए हैं, और वो पश्मीना की शॉल है, जामावार की शॉल है और उसमें कीड़े लगे हैं, वो फेंक दी जाती थी। तो मुझे लगता था कि वो, और जो कहानियां हमने बचपन से सुनी, तो मुझे लगता था कि वो सब कहाँ गया, वो लखनऊ जिसकी शान और शौकत की हम बात करते हैं वो कहाँ गई, तो अगर थी तो वो कहाँ थी, एंड दैट क्यूरियोसिटी ब्रॉट मी टू डू द रिसर्च। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च की, फिर यहाँ के हैंडीक्राफ्ट से जुड़े, तो वो मेरा हमेशा से इंस्पिरेशन था कि आई हैव टू ब्रिंग बैक द लखनऊ। और फिर मैंने काम शुरू किया, तो मेरे जो इंस्पिरेशंस थे वो लखनऊ के हैंडीक्राफ्ट से थे, लखनऊ के पुराने जो तरीके थे कपड़े सिलने के वो थे। इसीलिए मैंने गरारे, शेरवानी, अंगरखा, अचकन और डिफरेंट तरह के ब्लाउजेस जो यहाँ लखनऊ में बनते थे, वो उसी को इंस्पिरेशन बना के मैंने कंटेम्प्रेरी कपड़े बनाए। और ज़्यादातर ऑट कुतोर होता है मेरा, क्योंकि शादियों से रिलेटेड है, लेकिन जो प्रेट लाइन है वो भी उसी से मुतासिर होती है, तो सारा इंस्पिरेशन मुझे वहीं से आता है। और डिजाइन का इंस्पिरेशन तो अब कहीं से भी आ जाता है, कोई गाना सुनते हुए आ जाता है, कोई बिल्डिंग में से आ जाता है, किसी बिल्डिंग में कोई म्यूरल बना है उससे आ जाता है, सो इट्स इनन्यूमरस। इतना ज्यादा हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोगों की जो तहजीब है, जी। उसमें इतना खूबसूरत आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स हैं कि हम इंस्पिरेशंस तो मिल जाता है। कंटिन्यूअस मिलते हैं। मैम इस प्रोसेस में एक जो कच्चा स्केच होता है, रफ जिसे हम कहते हैं, रफ ड्रॉ, उसको लेकर के रैम्प मतलब रैम्प पर या स्टोर में फाइनल आउटफिट आने तक का प्रोसेस कैसे होता है? इट डिपेंड्स। कभी कभी तो वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, बिकॉज आई थिंक अबाउट समथिंग, और फिर हमें उसके लिए पर्टिकुलर टाइप की फैब्रिक चाहिए होती है, तो कभी कभी हमारा फैब्रिक भी बन के आता है और उसको बनने में 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं। जी। तो एक आइडिया जो आज की तारीख में शुरू होता है, वो कभी कभी 2 साल 2.5 साल के बाद रैंप पे आता है। तो वो प्रोसेस हो, और कुछ होता है कि हमारे एक लाइन चल रही है और फिर हम उसी को उसी से रिलेटेड कुछ नए डिजाइन बनाते हैं, तो वो 6 महीने में या 7 महीने में आ जाते हैं। लेकिन जो नया कलेक्शन होता है वो हमेशा 1.5 से 2 साल में आता है। इट्स लाइक टेक्स दैट मच टाइम। मैम जो ऑडियंस हमें देख रही है, व्यूअर्स हैं, जो यंग गर्ल्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आपसे लर्न करके चीजें समझ के, और इंटरेस्ट इस पॉडकास्ट से ज्यादा वो होगा, सो दे विल गेट द इन्फॉर्मेशन, तो मैम उनको आप क्या कहना चाहती हैं? जो ऑडियंस आपको यंग गर्ल्स देख रही हैं फैशन इंडस्ट्री में आने के लिए? आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इट्स ए ह्यूज। आपको इसमें एक छोटे से घर में बुटीक चलाने से लेके और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ी इंडस्ट्री सारी दुनिया में नाम कर सकते हैं। लेकिन उसकी ट्रिक ये है कि आपको एक तो काम आना चाहिए, यू शुड नो द स्किल्स कि काम होता क्या है। सिर्फ आप नेट से या कहीं से कट पेस्ट कर लें या इंस्टाग्राम पे अपना पेज बना के एआई से जनरेट करके कुछ डाल दें, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू फॉर अ लॉन्ग टर्म। वो आपको 10 दिन, महीना, 6 महीने की कुछ फेम दे सकता है, लेकिन वो आपको सस्टेनेबल काम नहीं देगा। तो काम आना चाहिए। काम का मतलब है कि आपको सिलाई, कढ़ाई, उसकी इंडस्ट्री में वर्किंग कैसे होती है, पैटर्न कैसे बनते हैं, एचआर कैसे हैंडल होता है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और
पूरी दुनिया के बारे में आपको समझना पड़ेगा। ये एक जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल प्रोफेशन भी है, क्योंकि ये क्रिएशन से रिलेटेड है। आपको खुद क्रिएट करना है, आपको कॉपी नहीं करना है। और दूसरी चीज है कि हार्ड वर्क और परसिवरेंस। दिल छोटा कभी ना करें कि ये मुझसे नहीं हो रहा। आप मेहनत करें, करते जाएं। प्रैक्टिस ऑलवेज मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो मेहनत का काम है, और जो मेहनत कर लेता है और उसमें लगा रहेगा वो जरूर कामयाब होगा। Keep practicing. So, ma'am, thanks for giving the time to Aapki Awaaz. And in another podcast, we'll have some another personality. Keep watching Aapki Awaaz.